अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 के उर्दू का कक्षा हिस्सा दोम की तैयारी कराई जा रही है और माक़बल में बहुत सारे सबक भी पढ़ा दिए गए, यानी कि तकरीबन 8 सबक तक पढ़ा दिया गया। तो आज हम आपके दरमियान जो हाजिर हुए हैं उसी चैप्टर का यानी कि सबक नंबर 8 का सवाल और जवाब लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज के सबक के अंदर जो हम हल करने वाले हैं, आप बताइए के अंदर तकरीबन 8 सवालात हैं, कितने 10 सवालात हैं, इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी किताब को देखेंगे, उसके अंदर तकरीबन 4 सवालात मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर दिए गए हैं, फिर उसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। क्या बयान किया कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो उसके जवाब में जिक्र किया जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बेदायूं में हुई थी, ठीक है ना। और ये बेदायूं जो है ये जगह का नाम है और ये जो वाक़े है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश के अंदर ये जगह वाक़ है, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी आप समाप्त कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। सवाल नंबर 2 कहता है जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। क्या पूछा कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम रात के मुसाफिर है। क्या है? रात के मुसाफिर है। मतलब एक ही अफसाना नहीं बल्कि अनेक ही अफसाना लिखी थी, जिनमें से आपको जो सवाल में जो पूछा गया है उनमें से उस सवाल का जवाब यहाँ पर जिक्र किया गया है, समझ रहे हैं ना। सवाल नंबर 3 कहता है जिलानी बानो के 2 नाविलों का नाम बताइए। जैसा कि आप जानते भी है कि जिलानी बानो जो थी वो अफसाना निगार भी थी और नाविल निगार भी थी, यानी कि नाविल निगारी भी की अपने ज़माने में और फिर उसके बाद अफसाना वगैरह भी लिखी, जैसा कि आप जानते भी हैं। माक़बल में जब चैप्टर पढ़े हैं तो उसके अंदर इस सारी चीज़ों को जाहिर कर दिया गया है। तो बहरहाल उनके 2 नाविलों का नाम पूछा गया है। तो 2 नाविलों का नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक में है ईवान गज़ल। क्या है बाबू? ईवान गज़ल। दूसरा में है बारिश संग। क्या है? बारिश संग, समझ रहे हैं ना। तो ये उनके 2 नाविलों का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया। सवाल नंबर 4 कहता है कि अफसाना प्रोमिस के मरकजी किरदार कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया अफसाना प्रोमिस के मरकजी किरदार अमू है। कौन है? अमू है। जैसा कि आप पढ़े भी है, प्रोमिस के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हैं। उसके अंदर एक माँ बाप और एक वालिदैन और फिर बच्चों का क्या हुकूक, क्या कनेक्शन, क्या ताल्लुक़ होनी चाहिए और फिर बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति क्या सोच बन जाता है जब वो कामयाब हो जाते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आपने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया, वहाँ भी हमने आपको बता दिया है, समझ रहे हैं। सवाल नंबर 5 कहता है अब प्रोमिस अफसाने के 2 किरदारों का नाम बताइए। यानी कि यहाँ का मरकजी किरदार और प्लस में ये पूछा कि अफसाने के अंदर जो है 2 किरदारों के नाम बताइए, यानी कि इसके अलावा और 2 किरदारों का नाम बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया हमीद और जमशेद। ये दोनों इसके बेटे थे, जैसा कि आप जानते भी हैं। हमीद और जमशेद ये दोनों इसके बेटे थे, जो कहाँ अपनी पढ़ाई से फारिग होने के बाद ये सेटल हो चुके थे विदेश के अंदर। एक तो यहाँ अमेरिका रहता था और एक किसी और जगह रहा करता था, समझ रहे ना। बहरहाल ये दोनों के दोनों विदेश में रहा करते थे। अगला सवाल ये है, अगला सवाल देखते हैं कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। सवाल क्या पूछा है? कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो उसके जवाब में जिक्र किया कैंसर का मर्ज अमू के सारे बदन में फैल गया था। कहाँ फैला था? अमू के सारे बदन के अंदर कैंसर का जो मर्ज था वो बिल्कुल उसके पूरे बदन के अंदर फैल चुका था। ये एक ऐसी बीमारी होती है, कैंसर की जो एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर अगर कोई मुब्तला हो जाता है तो फिर यूँ समझिए कि उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई, समझ रहे ना। आमतन ख़ास तौर से जो गरीब तबका के लोग जो होते हैं तो उनके लिए तो मौत निश्चित है, इतना तो जान लीजिए। अमीरों की तो फिर बातें कुछ और है कि नहीं? ऐसा नहीं है, बल्कि ये इसका इलाज जो होता है ना इतना महंगा होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से
लोगों का जान बचाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी फ़िलहाल मेरे गांव के अंदर भी एक बच्चे को कैंसर का मर्ज़ है, कैंसर का मरीज़ है वो। अभी काफ़ी ज़्यादा उसके बदन में दर्द रहता है, वो परेशान रहता है। बहुत सारी जगहों पर तकरीबन वो 15 से 20 लाख रुपया खर्च भी कर लिया लेकिन फिर भी उसका कोई ये शिफा नहीं मिला, मतलब कोई उसको, यानी कि अभी उसको बचने का कोई चांस ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी चाहिए कि इन जैसी जो मर्ज़ अगर अल्लाह इन जैसे मर्ज़ को किसी को वाक़ ना करे, किसी को ऐसा मर्ज़ न दे, समझ रहे हैं। चलिए बहरहाल यहाँ पे पूछा है कैंसर का मर्ज़ अम्मू के सारे बदन में क्या हो गया था, फैल गया था। सवाल नंबर 7 कहता है ख्वाजा बी कौन थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया अम्मू की खादिमा थी। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये अम्मू की क्या थी, खादिमा थी। ये अम्मू की खिदमत किया करती थी। इसके सारे बेटे तो अमेरिका बाहर विदेश में रहा करते थे और कोई दिल्ली में रहा करता था, तो वहाँ से ये लोग पैसे भेजते थे और इस ख्वाजा बी को देते थे और इनको मामूर किए थे अम्मू की खिदमत के लिए, तो इनका देखभाल ये किया करती थी। सवाल नंबर 8 कहता है ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं किया, ये बात किसने कही। यानी कि चारों बेटों के साथ इंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं किया, सिर्फ उसने यही प्रॉमिस किया था कि तुम चारों जो है एक साथ मिलकर हमको क्या करना, कंधे देना, जब हमारी मौत आ जाए तो तुम चारों एक साथ मिलकर कंधे देना हमको, ठीक। तो ये बात किसने कही थी, क्यों नहीं किया, ये बात किसने कही थी, तो बेबी ने कही थी। कौन थी, ये बेबी ने कही थी जो अपने चारों बेटों के साथ इंजॉय करने का इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया। ये बात जो कहने वाली जो थी वो कौन थी, बेबी थी, समझ रहे हैं। अगला सवाल कहता है अम्मू ने अपने बेटों के साथ क्या प्रॉमिस लिया था, तो उसके जवाब में जिक्र किया अम्मू के मौत के बाद कंधा देने का, क्या देने का, कंधा देने का ये क्या की थी, प्रॉमिस ली थी। सवाल नंबर 10 कहता है अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कब कही, तो उसके जवाब में जिक्र किया बड़ी बहू ने नज़ा की हालत में अम्मू से कही थी। यानी कि जब नज़ा की हालत में जब रूह निकल रहा था, तो यानी कि यूँ समझिए कि मरने से कुछ देर पहले इसके साथ इसके पास जो इसकी बहू, बड़ी बहू जो खड़ी थी, तो वो ये कहने लगी कि अम्मा जो है आप क्या कीजिए, सूरह यासीन की तिलावत कीजिए और फिर अल्लाह को याद कीजिए, दुनिया की बातों को याद मत कीजिए, समझ रहे ना। तो उसी को कहा यहाँ पे बड़ी बहू ने नेज़ा की हालत में, यानी कि मौत की हालत में, नेज़ा की हालत का मतलब होता है कि जब मौत बिल्कुल करीब आ जाए तो उसी को कहते हैं नेज़ा की हालत, यानी कि जब रूह जब खिंचाती है तो वही होता है नेज़ा की हालत, समझ रहे ना। तो नेज़ा की हालत में उसकी बड़ी बहू ने कही थी कि आप क्या कीजिए, दुनिया को याद मत कीजिए, दुनिया की बातों को याद मत कीजिए, आप अल्लाह को याद कीजिए और सूरह यासीन पढ़िए, समझ रहे। तो ये रहा आपके दरमियान, आप बताइए के अंदर तकरीबन 10 सवाल दिए गए थे जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल में है अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में बताइए। अम्मू का एक जो बेटा था, यानी उसके तो 4 बेटे थे, लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया, अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में आपकी जो भी मालूमात है उसको बयान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं जवाब अम्मू हमीद अम्मू का छोटा बेटा था। अम्मू के बाकी तीनों बड़े बेटे तो डॉक्टर इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए थे। कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। लेकिन हमीद की तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी, सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहता था। कभी तलबा यूनियन का झंडा थामे सड़कों पर घूम रहा तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगाता रहता। क्या कर रहा था, नारे लगाता रहा है। फिर एक दिन मालूम हुआ कि वह किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गया है। इम्तिहान करीब आने पर स्टडी के लिए अब्बा जब उसको ताकीद करते थे तो वह कहता था मुझे इस साल इम्तिहान नहीं देना है बल्कि इलेक्शन के लिए काम करना है। इस तरह वह तालीम से बिल्कुल महरूम रह गया, समझ रहे ना। यानी कि उसको पढ़ाई में मन ज़र्रा बराबर भी नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बाकी तीनों बेटे तो इंजीनियर डॉक्टर बनकर अमेरिका में सेटल हो गए,
लेकिन ये जो रहा वो क्या बना, नेता बन गया। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 2 कहता है अम्मू के 4 बेटों के नाम और उनके काम बताइए। बड़ी 4 बेटों के नाम और उनके काम बताइए। तो अम्मू के 4 बेटों के नाम, पहला में खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद है। क्या है? खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद है। इनमें खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर थे, रशीद भी अमेरिका में इंजीनियर थे और जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। ये सब विदेश ही है, मतलब कोई इंडिया की जगह नहीं है। ठीक है ना। सबसे छोटा घर ही पर रहता था, वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए सियासत का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बन गया। क्या हो गया? यानी कि कुछ दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टरी की ओहदा भी उसको मिला और फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। समझ रहे ना। सवाल नंबर 3 कहता है अमू दुखी क्यों थी। क्या सवाल किया कि अमू दुखी क्यों थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया, उलझनी सांसों के दर्द को थामे अमू दिल ही दिल में सोच रही थी कि सुनसान घर, खाली कमरे, सोना आंगन, सोनाटा यानी सोना आंगन, अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वह दर्द से तड़प रही थी। किसी दवा का कोई असर नहीं होता, बदन का कोई हिस्सा काबू में न था। कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता। अमू ने जायदाद बेचकर 4 बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाया। अच्छी डिग्रियां मिलते ही उन सब के पंख निकल आए। क्या हुआ? उन सब के पंख निकल आए और उन्होंने अमेरिका की तरफ परवाज़ की ठानी। अमू दरअसल इन्हीं बातों से दुखी थी, यानी कि वो इन्हीं बातों से दुखी थी कि हमने अपनी तमाम जायदाद को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये आज हमारी खिदमत के बिल्कुल भी, ये आज हम बिल्कुल इसके मोहताज है, यानी कि कोई हमारी खिदमत आज नहीं करता है। सवाल नंबर 4 कहता है अमू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया। तो उसके जवाब में जिक्र किया, अमू बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई थी, कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल गया था। गोया कि अमू मौत के आगोश में है। कहाँ है? मौत के आगोश में है, यानी कि उसके गोद में है। हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे उसके बकिया 3 बेटे अपने अहलो आयाल के साथ अमू की इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आए थे। माँ के जनाजे को कांदा देंगे, मगर माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कांदा देने वाला उसका आखिरी बेटा हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में रहते हुए भी सियासी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। बाकी बेटे भी महदूद वक्त लेकर आए थे। माँ की मौत पर ताख़ीर देकर वापस लौट गए। फिर इस तरह माँ की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया। समझ रहे हैं ना। यानी कि वो जो चारों के चारों भाई जो ये वादा किए थे और अमू से जो प्रॉमिस किए थे, जो वादा किए थे, जो अहद लिए थे कि हम चारों भाई एक साथ मिलकर अपनी माँ को कंधा देंगे, लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि वो उन चारों में से कोई भी अपनी माँ को कंधा न दे सका। समझ रहे ना। तो बहरहाल ये होता है, ये आजकल बच्चों की हालत हो ही चुकी है, ये ज़माने में देखने की भी बात है। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू का 4 सवाल जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं खुदा।